सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हरिहर काका पाठ की कहानी को आगे पढ़ने से पहले आइए हम पिछले 2 वीडियो में पढ़ी हुई बातों को मुख्य रूप से दोहरा लेते हैं। अभी तक हमने हरिहर काका के परिवार और ठाकुरबाड़ी की पृष्ठभूमि में यह जाना कि स्वयं के परिवार में स्वजनों द्वारा किए गए अनादर और दुर्व्यवहार से रुष्ट हरिहर काका को ग्रामीण धर्म स्थल ठाकुरबाड़ी के धर्म ध्वजाधारक महंत जी अपनी स्वार्थ लोलुपता के कारण रास्ते से ही अपने साथ ठाकुरबाड़ी ले जाते हैं, जहां वे हरिहर काका का दिखावटी भव्य स्वागत सत्कार करते हैं। उनके 15 बीघे खेत और जमीन जायदाद ठाकुरबाड़ी के नाम कराने हेतु उनके वे हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंस देते हैं और उनके साथ मारपीट करके कोरे और लिखित कागज़ों पर जबरन उनके अंगूठे की छाप ले लेते हैं। भावी आशंकाओं से चिंतित हरिहर काका के भाई रात भर सो नहीं पाते हैं। सुबह जल्दी उठकर वे ठाकुरबाड़ी पहुंचते हैं और वहां पुलिस के सहयोग से पहुंचकर वे हरिहर काका को घर वापस ले आते हैं। घर वापस आने के बाद अपने परिवार के लोगों के बीच हरिहर काका बहुत खुश थे। आज हम इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे और जानेंगे कि हरिहर काका को घर लाने के बाद उनकी देख रेख बहुमूल्य वस्तुओं की भांति उनके भाई लोग क्यों करने लगे, उनको छिपा छिपा कर घर में क्यों रखने लगे। उनके भाई हरिहर काका की नींद सोते, उनकी नींद जागते। हरिहर काका के इर्द गिर्द पहरेदारी का माहौल बन गया था। एक भाई सोता था तो दूसरा भाई जागता था। रातों रात भाइयों के व्यवहार में बदलाव क्यों आ गया। गांव में हरिहर काका से संबंधित चर्चाएं आम क्यों हो गईं। इन समस्त प्रतिक्रियाओं का हरिहर काका के मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ा, आइए देखते हैं हरिहर कहानी के अगले पड़ाव में। हरिहर काका को जब उनके भाई ठाकुरबाड़ी से घर लेकर आए तो हरिहर काका बहुत प्रसन्न थे। हरिहर काका से मिलने अन्य रिश्ते नातेदार भी घर में आए और वे सब हरिहर काका के भाइयों के कहने पर हरिहर काका को समझाने लगे कि देखो हरिहर काका, महंत जी की गिद्ध दृष्टि आपकी संपत्ति पर है। इससे बचाव का सिर्फ एक ही तरीका है, आप अपनी 15 बीघे ज़मीन और जायदाद अपने भतीजे के नाम कर दो। हरिहर काका ने साफ इनकार करते हुए कह दिया, मेरे बाद तो मेरी ज़मीन जायदाद इस परिवार की स्वतः ही हो जाएगी। जायदाद किसी के नाम लिखने का कोई अर्थ ही नहीं है। महंत जी से क्या डरना। महंत जी ने अंगूठे के जो जबरन निशान लगाए हैं उसके खिलाफ तो हम मुकदमा दायर कर चुके हैं। भाई जब अपने तरीके से रिश्ते नातों के माध्यम से हरिहर काका को समझाते समझाते हार गए, तब उन्होंने हरिहर काका को डांटना, जवाब देना शुरू कर दिया। लेकिन हरिहर काका इस पर भी राजी नहीं हुए। उन्होंने साफ मना कर दिया कि अपनी ज़िंदगी में वो अपनी जायदाद किसी के भी नाम नहीं लिखेंगे। एक रात उनके भाइयों ने बिल्कुल ठाकुरबाड़ी के महंत जी जैसा ही रूप धारण कर लिया और हरिहर काका को मारना, पीटना, धमकाना शुरू कर दिया।
भाइयों का ये रूप देखकर हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके जो अपने सगे भाई हैं, उनकी सेवा और सुरक्षा में जो सदा तत्पर रहते हैं, उन्हें अपना घर का अभिन्न अंग समझते थे, वो जो उनकी नींद सोते थे, उनकी नींद जागते थे, जिन्हें उनकी सुरक्षा की इतनी चिंता थी, वे हथियार लेकर आज हरिहर काका के ही सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि सीधे मन से कागजों पर जहाँ जहाँ ज़रूरत है अंगूठे के निशान लगाते चलो, अन्यथा मारकर यहीं घर के अंदर गाड़ देंगे। गांव के लोगों को तो तनिक भी भनक भी नहीं लगने देंगे। हरिहर काका कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनके भाई उनके साथ ऐसा कर सकते हैं। अगर ये बात ठाकुर बारी जाने से पहले की होती तो हरिहर काका को ये विश्वास रहता कि मेरे भाइयों के नाम मैं ज़मीन जायदाद कर दूं, मरने के बाद मेरा है भी कौन। लेकिन वो तो अपने भाइयों का और महंत जी का क्रूर रूप देख चुके थे अपनी इन्हीं आँखों से। तो आज आत्मीयता का जो संबंध रिश्तों के बीच था, वो हरिहर काका का समाप्त हो चुका था। जो लगाव था अपने परिवार से, वो समाप्त हो चुका था। जब व्यक्ति के सामने हकीकत आ जाती है तो वह व्यक्ति किसी भी बात से फिर नहीं डरता है। वैसे ही जैसे ज्ञान होने पर आदमी ये जान जाता है कि मृत्यु अवश्यम भावी है और मुझे अब मरना ही है, तो वो मृत्यु को आसानी से वरण कर लेता है। अब हरिहर काका के सामने भी बिल्कुल यही स्थिति थी। वे कहते थे अपने भाइयों से, तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन मैं अपने जीते जी अपनी संपत्ति तुम्हारे नाम नहीं करूँगा। ये सब परिस्थितियाँ देखकर, दुर्घटनाएं जो घटित हुई उनको झेलकर हरिहर काका की आंखें खुल गई थीं। वे जागरूक हो गए थे। उनके सामने गांव के रमेसर की विधवा का उदाहरण था। रमेसर ने अपने भाइयों और सगे संबंधियों के कहने पर अपनी ज़मीन जायदाद सब कुछ उनके नाम कर दी। पहले तो वे लोग उनका ध्यान रखते थे, लेकिन बाद में 1 जून खाने के लिए भी तरसा दिया था। इसको देखकर हरिहर काका को भी सीख मिल गई थी कि ये संपत्ति इनके नाम करने पर कुत्तों की तरह मेरी कदर कर देंगे। हरिहर काका भाइयों के अत्याचार सहने के बावजूद डरे नहीं, अटल अडिग बने रहे और गुस्से में खड़े हो गए। बोले, मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने हो, ठीक है मार दो मुझे, मैं मर जाऊँगा, लेकिन जान लो अपने जीते जी 1 धूड़ जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूंगा। तुम सब ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं हो। जब हरिहर काका का ये रूप उनके भाइयों ने देखा तो बोले, देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे, लिखना तो तुम्हें पड़ेगा ही, चाहे हंसकर लिखो या रोकर लिखो। हरिहर काका के साथ उसके भाइयों की हाथापाई ऐसी शुरू हो गई कि अब हरिहर काका को अपने भाई महंत जी की तरह क्रूर और अत्याचारी जान पड़ने लगे और अब वे अपने घर से किसी भी तरह से भाग जाना चाहते थे। लेकिन भागते कैसे? उनके भाइयों ने तो उन्हें मजबूती से पकड़ रखा था। वो तो उनसे बदला लेना चाहते थे, उन पर प्रहार कर रहे थे। अकेले हरिहर काका कितनी देर तक इतने लोगों से जूझते? वे
स्वयं को कमज़ोर पा रहे थे और अपनी रक्षा के लिए बस उन्हें एक ही उपाय सुझाई दिया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, अपनी मदद के लिए गांव वालों को बुलाने लगे। उनके भाइयों को लगा कि अरे, हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई कि हमने हरिहर का मुंह खुला छोड़ दिया। हमें तो इसका मुंह पहले ही बंद कर देना चाहिए था। लेकिन भाई हरिहर काका का मुंह बंद करते उससे पहले ही गांव के लोगों तक ये खबर पहुंच गई कि हरिहर काका अपनी मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, उनके प्राण संकट में हैं। टोला पड़ोस सब जगह के लोग देखते देखते हरिहर काका के दालान में जुटने लगे। ये बात ठाकुरदारी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल महंत जी तक पहुंच गई। महंत जी तो इस मौके की तलाश में बैठे थे कि कोई ना कोई चूक हरिहर के भाइयों से हो और वे उनके विरुद्ध खड़े हो जाएं, और ऐसा ही हुआ। अभी तक हरिहर काका के भाइयों के रिश्तेदार गांव के लोगों को समझा रहे थे और कह रहे थे कि ये हमारे घर का निजी मामला है, तुम होते कौन हो हमारे घर के बीच में बोलने वाले। लेकिन महंत जी ने वो फुर्ती और चुस्ती दिखाई कि वो तुरंत देखते देखते पुलिस के साथ हरिहर काका के घर आ धमके। गांव वालों को तो घर वाले समझा सकते थे कि ये हमारे घर का निजी मामला है, लेकिन पुलिस को तो नहीं समझा सकते थे। पुलिस ने घर की तलाशी शुरू कर दी और घर वाले, रिश्तेदार देखते देखते सब वहां से भाग खड़े हुए। हरिहर काका की स्थिति आज ठाकुरबाड़ी की स्थिति से भी ज्यादा गंभीर थी। हरिहर काका पहले से भी ज्यादा बदतर हालत में बरामद किए गए। लोगों ने उनके हाथ खोले, पैर खोले, जगह जगह उनके शरीर पर, हाथों पर मार के, चोट के, जख्मों के निशान बने हुए थे। हरिहर काका का जब मुंह खोला गया तब उन्होंने बताया कि मेरे भाइयों ने मेरे ऊपर बहुत जुल्म और अत्याचार किए हैं। उन्होंने खूब मारा पीटा है। उनकी कोई भी दुर्गति उनके भाइयों ने बाकी नहीं छोड़ी है। अगर और थोड़ी देर पुलिस को आने में हो जाती तो शायद उनके भाई उनकी जान ले लेते। हरिहर काका के जख्म के निशान उभर आए थे, सब लोगों को दिखाई दे रहे थे। हरिहर काका डर से बहुत कांप रहे थे, घबरा रहे थे और देखते देखते हरिहर काका बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। लोगों ने इकट्ठा होकर पानी के छींटे उनके मुंह पर डाले। हरिहर काका को होश आया। भाई भतीजे तो भाग चुके थे, लेकिन पुलिस के हत्थे उनके 2 रिश्तेदार लग गए। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में ये अंतिम घटना थी। अंतिम घटना क्यों थी? हरिहर काका का इस दुनिया में था ही कौन? घर परिवार, सगे संबंधी और ठाकुरबाड़ी के महंत जी, जहाँ वो मन की शांति के लिए जाते थे। वो कभी ये सोच भी नहीं सकते थे धार्मिक आस्था के कारण कि भगवान के दरबार में उनके साथ कभी कोई अनाचार भी हो सकता है, कोई अत्याचार भी हो सकता है। लेकिन जब ठाकुरबाड़ी के महंत उनके सामने राक्षस प्रवृत्ति में आए और उनके भाई भी उनके सामने महंत जी से भी ज़्यादा क्रूर रूप में आए, तो हरिहर काका के सामने वास्तविकता आ गई और ये उनके जीवन की अंतिम घटना थी, जो ज़मीन जायदाद को लेकर उनके भाइयों ने हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती की थी। इस घटना के बाद हरिहर काका अपने परिवार के साथ नहीं रहना चाहते थे। उनकी सुरक्षा के लिए
राइफलधारी 4 पुलिस जवान दिए गए और अब वे अलग मकान में रहने लगे। हालांकि उनको ये पुलिस के द्वारा मिले थे, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इसके मिलने के पीछे वास्तविक कारण कोई और था। क्या था? हरिहर काका के भाइयों को ये डर था कि कहीं महंत जी के आदमी हरिहर काका से उनकी ज़मीन जायदाद जबरदस्ती अपने नाम ना लिखा लें। उधर ठाकुरबाड़ी के महंत जी को भी ये डर था कि कहीं महंत जी की अनुपस्थिति में हरिहर काका के भाई उन्हें बहला फुसलाकर उनकी ज़मीन जायदाद अपने नाम ना लिखवा लें। दोनों ही पक्ष को एक दूसरे से खतरा नज़र आ रहा था, इसलिए वे दोनों ही हरिहर काका की चौकसी कर रहे थे, उनकी निगरानी हर वक्त कर रहे थे और वे दोनों एक दूसरे के भय से हरिहर काका की सुरक्षा चाहते थे। यही कारण था कि उन दोनों की पैरवी के कारण हरिहर काका को 4 राइफलधारी पुलिस के जवान मिल गए। लेखक कहते हैं, जहाँ तक हरिहर काका की सुरक्षा का सवाल है तो ये सुरक्षा उन्हें उनके भाइयों और ठाकुरदारी के महंत के कारण ही मिली थी। ठाकुरबाड़ी के साधु संत भी सतर्क थे और हरिहर काका के भाई भी सतर्क हो गए थे। किससे? एक दूसरे से। महंत जी हरिहर काका के भाइयों से सतर्क थे और भाई महंत जी से सतर्क हो गए थे। अब परिणाम क्या हुआ? दोनों ही पक्ष के क्रूर लोगों का व्यवहार सद्व्यवहार में बदल गया। उनकी क्रूर वाणी कटु वाणी मधुरता में बदल गई। माधुर्य पूर्ण व्यवहार वे करने लगे और दोनों पक्ष हर तरह से हरिहर काका को अपनी ओर आकर्षित करने में लग गए। यही नहीं, इधर हरिहर काका को फुसलाने में, उनको अपनी ओर आकृष्ट करने में महंत जी और उनके भाई लगे हुए थे। वहीं जब ये खबर गांव में फैली तो गांव के नेताजी, वे ना तो कोई नौकरी करते थे और ना उनकी कोई खेती और गृहस्थी ही थी और 12 महीने साल में मौज उड़ाते थे। उनके पास क्या था? राजनीति की जादुई छड़ी थी। उनका भी ध्यान हरिहर काका की जमीन जायदाद पर आ गया। वो तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास पहुंचे और यह प्रस्ताव रखा कि उनकी ज़मीन में एक उच्च विद्यालय, उनके नाम से हाई स्कूल खोल दिया जाए। इससे उनका नाम भी अमर हो जाएगा, उनकी ज़मीन का सही उपयोग भी हो जाएगा और गांव के विकास के लिए एक स्कूल भी हो जाएगा। हरिहर काका के ऊपर तो अब किसी का कोई रंग चढ़ने वाला नहीं था। वो समझ गए थे कि यहाँ हर व्यक्ति हरिहर काका को छल बल द्वारा उनकी जमीन हथियाने में लगा है। हरिहर काका पर नेताजी का कोई असर नहीं हुआ और नेताजी को वहाँ से निराश होकर वापस लौटना पड़ा। इन दिनों चारों तरफ हरिहर काका के साथ घटित घटनाओं की चर्चाएं आसमान तक आच्छादित हो गई थीं। आंगन, खेत, खलियान, जहाँ देखो लोग हरिहर काका से संबंधित बातें कर रहे थे। हर व्यक्ति अपनी सोच के मुताबिक संभावनाएं व्यक्त कर रहा था। कोई कहता राम जाने क्या होगा, दोनों ओर के लोगों ने तो हरिहर काका के अंगूठे ले लिए हैं, लेकिन हरिहर काका ने अपना बयान दर्ज करा दिया है कि वो दोनों लोगों में से किसी को भी अपनी ज़मीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते।
दोनों ओर के लोगों ने जबरन उनके अंगूठों के निशान लिए हैं। ऐसी स्थिति में उनकी जायदाद का फिर उनके मरने के बाद हकदार कौन होगा? लोगों के बीच इस तरह की उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं बढ़ने लगी। एक बात खत्म नहीं होती थी, तब तक चर्चा में दूसरी खबर आ जाती थी। खबरों का सिलसिला गर्म था। कुछ कहते हरिहर काका मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुरबाड़ी के साधु संतों और काका के भाइयों के बीच द्वंद्व छिड़ जाएगा। इस संदर्भ में उनकी लाश जमीन पे ही पड़ी रहेगी और खून की नदियां बह जाएंगी। एक खबर सामने आई हरिहर काका की मृत्यु को लेकर कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाइयों ने तो तैयारी भी चालू कर दी है। उन्होंने गांव के एक डाकू बुट्टन सिंह से बात कर ली है और बुट्टन सिंह इस तरह के काम पहले भी बहुत से करा चुका है। उसने उनके सामने ये शर्त रखी है कि वे 5 बीघे हरिहर काका के खेत बुट्टन के नाम कर देंगे। फिर खबर आती है महंत जी की तरफ से कि महंत जी ने निर्णय लिया है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से वे साधु और नागाओं को बुलाएंगे और उनका अंतिम संस्कार करेंगे। खबरों पे खबरें, खबरों पे खबरें, जो जिसके मन आ रहा है वो सोच रहा है और एक दूसरे से कह रहा है। आतंक का माहौल बढ़ता चला जा रहा है। सबके मन में ये बात है कि हरिहर काका अमर होकर तो आए नहीं हैं, अमृत का घड़ा तो पिया नहीं है, मरना तो उनको है ही एक दिन। फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में जब वो मरेंगे तो ये गांव आ जाएगा। उस वक्त इस गांव का क्या होगा? मतलब आज तक जो परिस्थितियां, जो घटनाएं गांव में कभी घटित नहीं हुई थी, वो एक के बाद एक नई घटना जोर पकड़ रही है, हरिहर काका के साथ हो रही है। लोग उन्हें अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो कल वो भी तो वही घटना अपने घर में अन्य लोगों के साथ दोहरा सकते हैं। तो लोगों को ये डर था कि दूसरा डर ये था कि जिस समय हरिहर काका की मृत्यु होगी उस समय ठाकुरबाड़ी और हरिहर काका के भाइयों के बीच में द्वंद्व छिड़ गया तो ये लोग दोनों ही पक्ष किसी से भी कम नहीं है, खून की नदियां बह जाएंगी। न जाने कितने लोग इसमें मृत्यु को वरण कर लेंगे। इसलिए आतंक चारों तरफ छाया हुआ था। लोगों के अंदर भय भी है इस बात का और उन्हें प्रतीक्षा भी है इस बात की कि देखते हैं हरिहर काका के मरने पर क्या होता है या हरिहर काका क्या निर्णय लेते हैं। और इस प्रतीक्षा को टाला भी नहीं जा सकता था। हरिहर काका इस तरह के माहौल में ना तो किसी से कुछ कहते, ना किसी से कुछ सुनते। उनका विश्वास ही दुनिया से उठ गया था। उन्हें सारी दुनिया स्वार्थी नजर आ रही थी। वो अपने मन की बात कहते भी तो किससे कहते? आज लेखक कह रहे हैं उनकी स्थिति वही हो गई है जो मझधार में नाव में सवार व्यक्ति की होती है, जिसकी नाव मझधार में जा रही है डूबने के लिए। वो व्यक्ति अगर बीच मझधार से चिल्लाता भी है तो वो चिल्लाकर करेगा क्या? उसकी आवाज़ कोई दूसरा सुनेगा कैसे और उसकी मदद को आएगा कैसे? वही स्थिति आज हरिहर काका की है। हरिहर काका की मदद अगर कोई करता तो ठाकुरबाड़ी के लोग करते, जो उनके दुश्मन निकले। यदि कोई उनकी मदद करता तो उनके भाई करते, वो भी उनके दुश्मन निकले। तो फिर हरिहर काका का उस गांव में था ही कौन जो उनकी मदद करता? हरिहर काका एकदम मौन हो गए थे। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि ये दुनिया किस तरह की है, लोग कैसे हैं, अपने अपनों के साथ
ज़मीन जायदाद को लेकर इतनी क्रूरता से कैसे पेश आ सकते हैं। इन्हीं सब बातों का चिंतन मनन करते हुए वो लगातार आसमान की ओर देखते, लोग क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इससे उनको कोई भी सरोकार नहीं था। हरिहर काका के पास इतनी ज़मीन जायदाद थी कि वे चाहते तो जिंदगी आसानी से मौज मस्ती से जी सकते थे, बिता सकते थे, लेकिन नहीं। इस माहौल ने, इस तरह की घटनाओं ने हरिहर काका के मस्तिष्क पर इतना नकारात्मक प्रभाव डाला कि हरिहर काका गूंगेपन के शिकार हो गए। उनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। आज हरिहर काका मौन हैं। लेखक हरिहर काका को देखकर चिंतित हैं और सोच रहे हैं कि हरिहर काका का चुप्पी साधना गलत नहीं है। आज हरिहर काका की स्थिति में यदि मैं भी होता तो शायद मेरी भी यही स्थिति होती, मैं भी गूंगेपन का शिकार हो जाता। और यही सोचते हुए लेखक अपने अतीत में खो जाते हैं कि हरिहर काका को लेखक पर कितना विश्वास था। बचपन में अपने कंधे में बिठाकर, कंधे पर वो उन्हें घुमाते थे, उंगली पकड़कर चलाते थे, और जब वो जवान हुए तब अपने सारी बातें उनके साथ साझा करते थे, उनकी बातें सुनते थे, अपनी कहते थे। लेकिन आज इन परिस्थितियों ने इस कदर उन्हें तोड़ दिया है कि वो लेखक की उपस्थिति को भी महसूस नहीं कर रहे हैं। और यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चलती है और हमारा पाठ शुरू होता है। ये फ्लैशबैक में कही गई कहानी यहीं ख़त्म हो रही है, जो हमारे सामने एक प्रश्न छोड़कर जा रही है कि क्या रिश्ते नातेदारों को अपने सगे संबंधियों के साथ इस तरह का व्यवहार करना चाहिए? क्या धर्म ध्वजाधर महंत जी जैसे लोगों को समाज सेवक होने की बजाय धर्म विरोधी बातें करनी चाहिए? धन लोलुपता में फंसकर क्या भक्त लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार करना चाहिए? आज वास्तव में समाज में ये प्रश्न हमारे समक्ष हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि जब ये कहानी लिखी गई थी तब मीडिया सशक्त नहीं था, लेकिन आज मीडिया हावी है दुनिया पर। आज छोटी से छोटी बात को मीडिया उजागर करता है, और परिणाम क्या निकलता है? मीडिया लोगों की मदद के लिए जब खड़ा होता है तो 4 लोग और सामने आते हैं, और सच्चाई सामने आने पर परिणाम भी सामने आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा ज्योति के साथ जो अत्याचार हुआ, इतने सालों बाद मीडिया ने हावी होकर उसे क्या दिलाया? इंसाफ दिलाया। इसी तरह आप देखिए सुशांत राजपूत की घटना जो घटित हुई है, उसको लेकर लोग ये विश्वास नहीं कर रहे हैं कि वो मर्डर अपन सुसाइड कर सकता था। लोग यही कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकता था। आज मीडिया उसके साथ खड़ा है। सच्चाई जब सामने आएगी तो रिया किस गिरोह से संबंधित है, उसने ऐसा क्यों किया, उसके साथ कौन कौन लोग थे जिन्होंने ऐसा करने में रिया का साथ दिया, ये सारी बातें हमारे सामने आ रही हैं। और सुशांत ना रहा, लेकिन फिर भी उसके विरोध में खड़े हुए अत्याचारी उसके जाने के बाद भी खुद को छिपा नहीं पाएंगे, बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि मीडिया उनका साथ दे रहा है। हम नहीं जानते हकीकत क्या है, आप नहीं जानते हकीकत क्या है, लेकिन
मीडिया के ज़रिए सारी हकीकत हमारे सामने आ रही है, लेकिन कभी कभी मीडिया की ये हरकतें, ये सशक्तता हम जैसे पारिवारिक लोगों के लिए भारी भी पड़ जाती है। कभी कभी मीडिया के कारण अच्छे भले लोग दुर्घटना के शिकार अपने और अपने मिलने जुलने वालों के हो जाते हैं। ये पाठ और ये प्रश्न, ये समस्या हमारे सामने है। हमने पाठ का अध्ययन किया है। उम्मीद करती हूँ ये पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप जान गए होंगे हरिहर काका के जीवन में आने वाले महंत जी और उनके भाई उन्हें एक समान क्यों लगते थे, क्योंकि दोनों ने उनके साथ एक ही जैसा क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया। ये दो बातें हैं जो प्रमुख हैं इस पाठ की, जिनको लेकर इस पाठ की कहानी का लेखक ने सृजन किया। तो फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।